बहुत कॉमन नेम है ना। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो मेरा नाम आशीष कुमार है ना, मैंने बीटेक करा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। एंड आपने जितने भी पेपर्स के नाम लगभग सुने होंगे है ना, एक्सेप्ट देन जितने भी पेपर्स के नाम IBPS, बैंक, SSC, मैंने सारे दिए एंड सारे क्वालिफाई करे। मगर मुझे बनना था SDO। एनीवे, सो 2 बार मैंने BPSC का इंटरव्यू दिया। इसके 2 पेपर होते हैं, एक होता है PO का, एक होता है RRB का, है ना। और SSC का तो एक ही होता है, PT और मेंस, ठीक है। फिर आपने WBSC DCL का नाम सुना है? नहीं? अच्छा, गेट का तो सुने होंगे। गेट मतलब वो वाला गेट नहीं, है ना। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स होता है ना, ठीक है। तो उसमें मैंने वो भी क्वालिफाई करा। इसके बाद इससे पहले मैं आकाश में था। आकाश इंस्टीट्यूट नाम सुने हो? त्रिची में था, साउथ में एक जगह है, त्रिची, तमिलनाडु, है ना। और वहीं पे मैं JEE मेंस और एडवांस का फैकल्टी था। JEE मेंस प्लस हाँ NIT त्रिची। मैं आपको तीनों ही केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तीनों, है ना। एंड टच वुड अभी तक तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना, चाहे वो बोर्ड के हों, चाहे वो नीट के हों, चाहे ITO के हों, नोट से ही आए हैं, है ना। IT मेंस तक के, है ना, एडवांस का नहीं, ठीक है। तो आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। हेडलाइन दीजिए फिर, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। काइनेटिक्स जो आता है वो हमारा एक ग्रीक वर्ड से आया है, एंड विच इज कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेसिस। और काइनेसिस का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन, है ना। और मोशन तो आप समझते ही होंगे, कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड इन मोशन, है ना। जैसे इस दीवार का मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि आप कल भी यहाँ आए थे तो कल भी यहीं था, आज भी यहीं है, परसों भी यहीं रहेगा, और जब 10 साल बाद आएंगे तब भी यहीं रहेगा, है ना। लेकिन आप लोग मोशन में रहते हैं। भूकंप भूकंप आएगा तब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस आर नॉट द पार्ट ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। क्या ये बात है आपको समझ में आई? तो केमिकल में भी कुछ चीज़ें मोशन में होती है ना, ठीक है। अब कौन सी चीज़ें मोशन में होती हैं, पहले आप एक कुछ बातें समझ ले। जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों से मिलकर बना है। द होल यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज द मैटर एंड सेकेंड वन इज एनर्जी। सिर्फ 2 ही चीज़ें होंगी, या तो मैटर होगा या तो एनर्जी होगा, कोई तीसरा सत्य नहीं है इसके अलावा, ठीक है। यू कैन नेम इट एंड आई कैन क्लासीफाई एनीथिंग इनटू आइदर एनर्जी और मैटर, ठीक है। सिर्फ यही 2 बातें होती हैं। अब अगर कोई चीज़ मैटर है तो उसके पास मास होगा, बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? या फिर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो मोशन किसका हम देखेंगे? रिएक्शन का। रिएक्शन का मोशन किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में। चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में। क्या पहली बात आपको ये समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि आपने एक रिएक्शन लिया जिसमें आप अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में आपने 10 मोल लिया, और इसका कितना मोल लेना पड़ेगा? 30। 1:3 का रेशियो है ना, ठीक है। आपको दिख रहा है ये 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये कितना है? 3 है ना। तो ये 10 मोल है, तो ये कितना मोल लिए होंगे आप? 30 मोल, है ना। और शुरुआत में ये कितना होगा? लेते के साथ तो बनेगा नहीं, जब आप लेंगे दोनों को मिलाएंगे उसके बाद ही तो बनेगा ना, है कि नहीं? ठीक। यानी t बराबर 0 टाइम पर रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा होगा। t इक्वल्स टू टी टाइम पे अगर हम बात करें, t बराबर टी टाइम वो टाइम है जहां पे रिएक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। जहां पे रिएक्शन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या इसके पास कोई मोल बचेगा क्या? नहीं। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो चुका होगा, बशर्ते कि वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ना हो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, आपको यही बताया जाएगा। पहले हम आपको बताते हैं केमिकल काइनेटिक्स का और क्या इंपॉर्टेंस होंगे। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कोरोना वायरस का नाम, है ना। तो फिर लास्ट में आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा था कि अब तो इसी के साथ आपको जीना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है ये भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। ये किसका होता है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। और फर्स्ट ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो आफ्टर इन्फानाइट टाइम, अगर इन्फानाइट टाइम के बाद भी देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कभी भी रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ रहेगा। 99.9% कंप्लीट होगा लेकिन 100 नहीं होगा,
है ना। दैट्स वाई डिटॉल अपने प्रचार में लिखता है 99.9% बैक्टीरिया किल्ड, 100 नहीं। नोटिस करा है कभी आपने? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत एनर्जी में हो आप लोग, है ना, ये अच्छी बात है। खैर, तो जब यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया और ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, तो ये 10 मोल से 10 मोल खत्म कर दिया होगा इसने, 0 बचा होगा। और यहाँ पर भी बिल्कुल सही, और बचा होगा लास्ट में 0। अब यहाँ पे कितना बचा? 40 मोल इसका बच गया होगा। अगर 40 मोल इसका बच गया, बन गया, अब देखिए पहले ये 0 था, अब कितना हो गया? 40। कुछ सर्टेन टाइम में हुआ होगा, कुछ सर्टेन टाइम फ्रेम में हुआ होगा। हमने फिलहाल के लिए मान लिया ना कि t इक्वल्स टू टी टाइम, फिलहाल के लिए मान लिया हमने, है ना। लेकिन कुछ तो टाइम लगा होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 साल, 10 साल, कुछ तो लगा होगा, है ना। अगर मैं इस टाइम में चेंज देखूं तो इसका भी चेंज 10 का रहा, इसका चेंज 30 का रहा, और इसका चेंज, यही चेंज कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, यही चेंज कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और इसी को हम डील कर रहे हैं मोशन ऑफ रिएक्शन के टर्म में। जैसे मोशन से आप समझ रहे थे चेंज इन पोजीशन, तो यहां पे आप क्या समझेंगे? चेंज इन रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब पहले बात करें हमें इस चैप्टर को पढ़ाया क्यों जाता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो पढ़ाया तो जाएगा ही, है ना। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों का हमें प्रिडिक्शन करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो इमीडिएटली असर करती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ी टाइम लगती हैं असर करने में। तो हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। जैसे आपने कुरकुरे वगैरह, लेस वगैरह का देखा है, उनका एक सेल्फ लाइफ होता है, मतलब 6 महीने बाद वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप घर में कुरकुरे बनाएं, अगर आप घर में कुरकुरे बनाएं तो 6 दिन में ख़राब हो जाएगा, है ना। तो वो एक पेस्टिसाइड्स मिलाते हैं ताकि ये टिके, है ना, ताकि ये टिके लंबा टाइम तक। तो आपको केमिकल रिएक्शन पता होगा तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि कब तक बैक्टीरिया अटैक करके इस फूड को ख़त्म करेगा, कब तक इसमें फंगस लगेगा इस फूड में, है कि नहीं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको रिएक्शन का रेट पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप खाना खाते हैं और खाना आपका 3-4 घंटे में पच जाता है, आप उतना ही एसिड लो और उतना ही खाना लो और एसिड में डालो, ठीक है, उसे डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगेगा, उसे डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन आपके बॉडी में आप तो 2-4 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है, यानी कि खाना पच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी में एंजाइम्स हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो आपके पचाने की क्षमता को, डाइजेशन की क्षमता को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे लाइफ में, है ना, दवाइयाँ वगैरह बनाने में। इसीलिए शुरुआत में आपने सुना होगा कि शुरुआत में लोगों ने ये कहा था कि कोरोना की दवाई बनते बनते 10 साल कम से कम लग जाएगा, याद है, इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन अब हमारे पास इतना सुपर कंप्यूटर हो चुका है कि हम सारे कैलकुलेशंस काफ़ी इजीली कर लेते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इजी, जैसे मान लीजिए फार्मूला बनाया गया, अब उसे चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो टाइम तो लगेगा ना, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स अब सुपर कंप्यूटर ने क्या किया, एक ही बार में 10-20 करोड़ सैंपल्स लिए और सबको टेस्ट एंड ट्रायल किया, इसीलिए कोरोना की दवाई पहले आ गई। तो केमिकल काइनेटिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए कि जैसे मैं कहूँ पेट्रोल और अल्कोहल दोनों में कौन तेज़ी से जलता है? अल्कोहल, कंबशन रेट उसका ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते हैं ना। मतलब मालूम चला कि लोग पेट्रोल में पेट्रोल कम डलवा रहे हैं, पॉकेट में ज़्यादा डलवा रहे हैं, बोले भैया डब्बा में भर दीजिएगा, घर ले जाके डालेंगे, है ना, और महंगा भी पड़ता है। जैसे मैं अगर इसको आपको समझाऊँ, जैसे लकड़ी का आप एक बुरादा ले और एक लकड़ी का ब्लॉक ले, दोनों में पहले कौन जलेगा? लकड़ी का बुरादा। इट इज़ ऑल्सो ए कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन ही तो है ना। तो आप फास्ट और स्लो देखना पड़ रहा है ना आपको हर चीज़ में। तो ये कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। तो लिखिए, पहले कुछ बातें लिख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals the speed of reaction, the speed of reaction in terms of concentration, in the terms of concentration, moles, and it also deals about macroscopic interaction, मैक्रो मतलब बड़ा वाला स्तर पे देखना, इंट्रैक्शन between molecules, कॉमा
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड ईटीसी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। काइनेटिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड काइनेसिस, यहाँ पे लिखा हुआ काइनेसिस, विच मीन्स मोशन। इसका मतलब क्या होता है? मोशन। क्लियर है? अब जो रिएक्शंस हैं वो हम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स 3 पार्ट में बांटे, एक फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन और एक मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसका रेट ऑफ रिएक्शन काफी तेज होगा। तो उससे पहले हम थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन समझ ले। अभी आपको इसको देखकर समझ में आ रहा होगा कि रेट का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? इसका बहुत वैल्यू है रेट का। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने एक बच्चे को 200 कूलम चार्ज दिए, लेकिन मैंने उसे चार्ज दिया कितने देर में? 2 सालों में, तो कितना करंट फ्लो होगा? I इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, है ना? तो मैंने 200 कूलम चार्ज दिया, कितने टाइम में दिया? 2 साल में। तो 2 इंटू 365 इंटू 24 और इंटू 36 सेकेंड में। बहुत कम वैल्यू आ रही है ना? इतना करंट वो पचा जाएगा ना? बिल्कुल पचा जाएगा। 0.005 इतना करंट का झटका तो आप खाते रहते होंगे, है ना, आप स्विच ऑन करते वक्त। लेकिन यही करंट अगर मैं उसे 200 कूलम का 10⁻³ सेकेंड में दे दूं, राम नाम, कहानी खत्म उसका, है ना? क्या आपको रेट समझ में आ रहा है? रेट कितना मैटर करता है ना? आप 2 साल में अगर वही करंट दे रहे हैं, वही चार्ज दे रहे हैं, तो उसके जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मजे में है ना? लेकिन वही करंट अगर आपने उसको 10⁻³ सेकेंड के अंदर दे दिया, तो उसकी जिंदगी से आपने खेल लिया, है ना? उसकी जिंदगी तबाह हो गई, खत्म हो गया बेचारा, मर गया। इतना करंट नहीं झेल सकता कोई। इतना आपके एसी वेसी में जो हाई करंट होता है ये 32 या 35 एम्पियर के आसपास का होता है। इसका सॉकेट लगा होता है वो 60 एम्पियर का आसपास का होता है ना? इतना में तो उसका जीवन, वो उसका मोहल्ला भी साफ हो जाए, और जो उसको टच करे वो भी साफ हो जाएगा। हाँ सच है। आप देखो ना वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर कर दो इसे, 200 इंटू 10⁻³ इतना एम्पियर का करंट, सॉरी एक जीरो और छूट ही गया, इतना एम्पियर एक आध मोहल्ले में आती होगी, है ना? तो उसका तो राख भी ना मिलेगा जिसको आपने दे दिया। दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ रेट। रेट का यही महत्व है ना, कि आप कितना चीज दे रहे हैं, लेकर टाइम इंटरवल में देखना पड़ेगा आपको, एक सर्टेन टाइम ऑफ फ्रेम में देखना पड़ेगा। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। सबसे पहले आप लिख लें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर मैं कहूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो इट विल बी डेल सी अपॉन डेल टी, जहां पे डेल सी क्या है? बिल्कुल सही, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल टी क्या है? हाँ, या टाइम इंटरवल फॉर चेंज। क्लियर है? क्या आप मुझे इसका यूनिट बता सकते हैं? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? थोड़ा दिमाग लगाओ, आप एक बार ट्राई करें। देखिए मेरे क्लास में आप एकदम आज़ाद हैं डाउट पूछने के लिए, गलत ट्राई करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत ही ट्राई करते रहिए, है ना? बोले सर आप ही तो बोले थे कि गलत ट्राई करना है ना? ट्राई करिए, गलत होता है, नॉट एन इशू, आई विल करेक्ट दैट। देखिए अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहें तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। सबसे पहले आप डेल सी का यूनिट देख लें। डेल सी का यूनिट क्या होगा? डेल सी का यूनिट क्या होगा? डेल सी मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन किस चीज़ को मेजर करता है? पढ़ा तो आपने 11th में भी होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसंट्रेशन? थोड़ा बहुत तो बताओ। प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट लिया गया है। कंसंट्रेशन हमें इसलिए डिफाइन करना पड़ गया ना, जैसे अगर मान लीजिए मार्केट में कोई दवाई आई, है ना, फिलहाल आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि मार्केट में एक दवाई आई जिसमें कि चीनी चाहिए था, जिसमें कि उस दवाई में चीनी का प्रयोग होता है ना, और कोई बोल रहा है कि मैं 10 ग्राम चीनी दे रहा हूँ 100 रुपये में, है ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और मैंने कहा कि मैं 100 ग्राम चीनी दे रहा हूँ 100 रुपये में। आप किसे खरीदेंगे? ये तो मैंने बताया ही नहीं था कि ये 10 ग्राम जो चीनी बेच रहा है ना, ये 10 ml पानी में बेच रहा है, और मैं जो 100 ग्राम चीनी बेच रहा हूँ ना, वो 1 लाख ml में बेच रहा हूँ। मतलब सिर्फ सॉल्यूट से काम नहीं चलेगा, सॉल्वेंट भी बताना पड़ेगा, है ना? अब बार बार ऐसा गेम ना हो जाए आपके साथ, क्योंकि दवाइयां तो महंगी आती हैं, है ना, तो इसीलिए कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है, जिसमें कि सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी बताना पड़ता है, वरना लोग मिसयूज कर लेंगे इस बात का
है ना, जैसे आप अभी धोखा खा गए थे। तो डेल सी का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल भाई, और वॉल्यूम का इसमें कोई आपत्ति। तो रेट के लिए क्या लिख सकते हैं हम, डेल सी बाई डेल टी, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर पर सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। रेट का यूनिट यही होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है। तो आपके बोर्ड में अगर आप खोलेंगे ना एमसीक्यू, तो आपको मिलेगा व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट, है ना। तो सबसे पहला एमसीक्यू यहीं से बनता है, लिख लीजिए, द यूनिट ऑफ रेट, द यूनिट ऑफ रेट विल बी, द यूनिट ऑफ रेट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, आगे बढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पीड ऑफ रिएक्शन, कर लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, अ स्पीड ऑफ रिएक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट फास्ट रिएक्शन, second slow reaction. On the basis of a speed of reaction, the reaction is divided in 3 parts. First fast reaction, second slow reaction, and third is moderate reaction. ठीक है, बढ़े आगे। अब पहला, इसका नाम क्या है, बस नाम में ही मतलब छुपा पड़ा है, रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। रिएक्शन फास्ट होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा या कम, कम है कि नहीं, ऑब्वियसली। तो पहला पॉइंट, टाइम, ये दिख रहा है दूर से, टाइम पीरियड इज लेस। टाइम पीरियड कैसा होगा, लेस, बहुत बहुत कम होगा एक्चुअली, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी लेस, वेरी लेस, टाइम पीरियड बहुत कम होगा। दूसरा, अगर टाइम पीरियड बहुत कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बार बार लिखना पड़ेगा, है ना, पूरे केमिकल काइनेटिक्स में, तो आप ROR यूज कर लिया करिए, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, हद से ज्यादा, है ना। जैसे अगर आपको अभी धूप में निकाल के बाहर छत पे खड़ा कर दूं तो आपके साथ अत्यधिक टॉर्चर हो जाएगा, है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम टॉर्चर, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, हाँ, दिस इज नॉट अ यूजफुल रिएक्शन फॉर अस, क्यों, क्योंकि इसमें जो टाइम का ऑर्डर होता है वो यूजुअली 10⁻³ से लेके 10⁻14 सेकेंड तक होता है। तो आप सोचो कि 10⁻³ से -14 सेकेंड में हो गया, मतलब 1 सेकेंड में ये रिएक्शन लाखों करोड़ों बार हो चुकी होगी, है ना। तो आप जब तक चेंज नोटिस करोगे, अपनी नेकेड आइज से चेंज को नोटिस करोगे, तब तक तो वो रिएक्शन 200, 400, 500 बार हो चुकी होगी। जब तक आप स्टॉपवॉच दबाओगे कि 1 सेकेंड हुआ है, दबा दें, तब तक तो वो रिएक्शन खत्म है कि नहीं। तो आप उस रिएक्शन का चेंज नोटिस कर पाएंगे क्या, तो वो रिएक्शन हमारे लिए कोई मतलब का रहेगा क्या, क्योंकि हमें उसका टाइम पीरियड पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं, है ना। लिख लीजिए, दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर आवर स्टडी, दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर आवर स्टडी पर्पस, फॉर आवर स्टडी पर्पस, सिंस, लिख देता हूं चलो, सिंस the rate of reaction is very high such that it cannot be measured, it cannot be measured exactly, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, हैव यू हर्ड द नेम, न्यूट्रलाई, हाँ, एसिड प्लस बेस, है ना। एसिड और बेस को आप मिला दीजिए तो काफ़ी फास्ट रिएक्शन होगा। नॉर्मल सा रिएक्शन ले लीजिए, कोई सा भी एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, और बेस ले लीजिए NOH, क्या देगा ये, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो कभी अगर आपके जीवन में पानी की कमी हो जाए तो एसिड और बेस खोज लीजिएगा, है ना। लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इस पानी में ही सॉल्ट मिलेगा आपको, फिर उस सॉल्ट को आपको फिल्टर करना पड़ेगा, है ना। और सॉल्टेड पानी आप पी नहीं सकते, पी सकते हो क्या, क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें नमक है, हा? और नमक हमें पसंद नहीं है। सॉल्यूशन पढ़े हो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े हो। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप सॉल्टेड वाटर इसलिए नहीं पी सकते, समुंदर में आदमी जो बैठा होता है ना,
वो प्यासा ही मरता है। क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर में एक टर्म आपने पढ़ा होगा, डाइल्यूट टू, नहीं पढ़े हो? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। एनीवे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, टॉपिक छेड़ दिया है तो। हाँ देखिए, क्या आपने नोटिस किया है कि अगर आपने किशमिश को रात भर पानी में छोड़ दिया, ठीक है, अब फिर से आपने यही प्रयोग किया घर में, बिल्कुल सही है ना, अब इस बार आपने क्या कर दिया, नमक में डाल दिया, तो क्या होगा? तो फ्लो ऑफ पार्टिकल किधर से किधर हो रहा है? लो टू हाई। अब आपने नमक वाला पानी पी लिया, आपका बॉडी कैसा? लो कंसंट्रेशन। और पानी कैसा? तो जितना पानी आपने पिया नहीं उससे ज्यादा पसीना निकल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी कैसी है? सेमी परमिएबल। आपकी बॉडी की जो ऊपरी स्किन होती है वो कैसी होती है? एसपीएम होती है ना। इसीलिए सॉल्टेड वाटर पीने से आपकी प्यास कभी बुझेगी, है ना, जबकि चीनी पानी से काम चल जाएगा, क्योंकि चीनी जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है ना, और ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आयंस कम होंगे, और आयंस कम होंगे तो कंसंट्रेशन भी। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये काफी फास्ट होता है, ये हमारे काम का एकदम से नहीं है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट रिएक्शन लिख लीजिए, स्लो रिएक्शन। अब आप खुद ही से बताइए, स्लो रिएक्शन के लिए टाइम पीरियड क्या होगा? बहुत ज्यादा, फास्ट नहीं, बहुत ज्यादा, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बहुत कम, है ना। लिखिए, फर्स्ट पहला स्लो रिएक्शन, टाइम पीरियड इज लार्ज, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी लो, इज वेरी वेरी लो। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन। या लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे आपको अगर कभी मन कर जाए कि आज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बना दे, तो नहीं होगा, एट रूम टेम्परेचर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये दोनों ही स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि मुझे रस्टिंग ऑफ आयरन समझानी है, तो मैं एक आयरन का एक रॉड लेके आया, सरिया जिसे आप कहते हैं, है ना, छड़, है ना, हाँ ठीक है, छड़ लेके आए, है ना, उसे लेके आया, रख दिया, और बोला कि अब आप लोग को रस्टिंग ऑफ आयरन बताऊंगा, है ना। आप भी इंतजार कर रहे हैं, रस्ट लगेगा, है ना, चले गए इंतजार करते करते, कल आए, परसों आए, 4 बार, एक आध 2 साल हो गया, खत्म हो गया, है ना। फिर आप बोले सर रस्ट तो नहीं लग रहा, हमारी जिंदगी में रस्ट लग जा रहा अब, है ना, और आप लोग चले गए, तो वो तो कैटलिस्ट डाल दिए ना तुम, तो रिएक्शन तो फास्ट होगा ही ना, है ना, बिना कैटलिस्ट का, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम, है ना, ठीक है। मालूम चला फिर आप लोग बाहर जाके कैरियर सेटल कर लिए, ग्रेजुएशन हो गया, है ना, शादी ब्याह हो गया, तब भी आए हैं तो बोल रहे हैं सर रस्ट तो अभी भी लगा नहीं है। तो क्या ये रिएक्शन हमारे काम की है? बात कर, तो कोई मतलब का ही नहीं है। अब पूरी जिंदगी एक रिएक्शन पे थोड़ी लगा देंगे हम लोग, है ना, मालूम चला अगले जन्म में फिर रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, लिख लीजिए, सिंस इट्स रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो, it is not a useful reaction, it is not a useful reaction। क्या ये यूजफुल रिएक्शन होगा? बात समझ में आ गई? तो हमारे काम का रिएक्शन कौन सा होगा? अब एक ही तो बचा है, मॉडरेट रिएक्शन वो है जिनका टाइम फ्रेम कुछ सर्टेनली होता है ना, मतलब बहुत आसानी से आप उसे नोटिस कर पाएंगे, है ना, आप एक विद इन द टाइम फ्रेम आप उसे नोट कर पाएंगे, तो वो हमारे काम का रिएक्शन होता है। नहीं है, वही काम का है एक्चुअली हमारे, है ना। लिखिए, मॉडरेट रिएक्शन, these are the reaction completed in certain time frame, मतलब कुछ सर्टेन टाइम में होगा, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधे घंटे हो, 1 घंटे हो, है ना, कुछ सर्टेन टाइम में होगा। जैसे आप घर पे जाके गूगल करिएगा, एक जगह है चेरनोबिल, यस, रसिया में, धरती पे ही है, सही बात, धरती पे ही है, इसी यूनिवर्स में है ना, आप अपने पैरों से जा सकते, अभी नहीं जा सकते। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होती हैं उसे वो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर की होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी क्या? तो यानी कि अगर कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट रेडियो एक्टिव हो गया
तो क्या उसके पास से रेडियो एक्टिव कभी खत्म होगा क्या? इसीलिए जो खोज की थी ना, किसने किया था खोज इनका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का? मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, है ना। रेडियम की खोज उन्होंने करी थी ना, वो भी इन्हीं से मर गई थी, क्योंकि उन्होंने रेडियम को टच कर लिया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, है ना। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर एक बार आ गया तो उसके बाद फिर वो नहीं जाएगा। तो चेरनोबिल में एक बार क्या हुआ, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, है ना। और न्यूक्लियर ब्लास्ट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किए जाते हैं। तो उसके बाद से उसके आसपास के सारे गांव को वैकेंट करा लिया गया, और जहां पे ब्लास्ट हुआ था उसके आई थिंक 20 या 25 किलोमीटर तक के रेडियस में लोगों को ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप उन लोगों को लेके बाहर भी निकाल के आते हैं तो बाहर बाकी दुनिया इन्फेक्टेड हो जाएगी, तो सब मरेंगे। तो सब मरने से अच्छा है कि कुछ को मरने के लिए। तो आगे आपको और क्लियर होगा जब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स बताता है कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से होगा, कितनी आसानी से होगा, या कितनी दिक्कत से होगा। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें बताता होगा। हो गया? देखिए, क्या आपने नोटिस किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक लाइन बोला जाता होगा, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मिलता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। ऐसा इसलिए बोला जाता है, अभी आपको मालूम चला, फास्ट में तो आप मेजर कर ही नहीं सकते, वो आपकी क्षमता के बाहर का बात है ना। नैनो सेकेंड में रिएक्शन हो रही है, आप जब तक स्टॉप वॉच लेके बैठेंगे कि कितना देर में होगा हम देख लेते हैं, तब तक तो वो रिएक्शन दो चार करोड़ बार हो चुकी होगी। लेकिन स्लो रिएक्शन में एक चांस बनता भी है कि आप थोड़ा आसानी से उसे पढ़ सकते हैं, भले ही आप ना पढ़े, है ना, अगला जनरेशन पढ़े, थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते हैं। दैट्स वाई स्लो स्टेप रिएक्शंस आर प्रेफर्ड फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम फास्ट रिएक्शन को नहीं देखते हैं। आगे चल के आपको मालूम चलेगा इसमें कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप में मतलब एक स्टेप से ज्यादा में जो रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो उसमें अगर मल्टीपल स्टेप आ रहा है तो कोई फास्ट भी हो सकता है और कोई स्लो भी हो। तो हमारे काम का कौन सा होगा उसमें? स्लो वाला। फास्ट वाले को हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां तक लिख लीजिए। मॉडरेट रिएक्शन इज ऑफ आवर कंसर्न, ऑफ आवर कंसर्न, ये हमारे मतलब की चीज है। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन इज ऑफ आवर कंसर्न, कंसर्न हमारे मतलब की चीज है, कंसर्न, कंसर्न ये हमारे मतलब की चीज है। रेस्ट, रेस्ट all of the reaction, rest all of the reactions are neglected, rest all of the reactions are neglected। बाकी जितने भी रिएक्शंस हैं वो क्या किए जाते हैं? नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। बोलिए, समझ में आया आपको? एक बार कॉपी पलट लीजिए, देख लीजिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट? अच्छा, केमिकल रिएक्शन से क्या समझते हैं? कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको बता दूं जो बार बार यूज होते होंगे, है ना, शायद आपको पहले से थोड़ा बहुत पता भी होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी, केमिकल रिएक्शन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए केमिकल रिएक्शन? पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड का फॉर्म होना केमिकल रिएक्शन कहलाता है ना। जैसे N2 प्लस H2 जब आप लेते हैं और 2NH3 जब बनता है तो शुरुआत में ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा पड़ा है? इस नाइट्रोजन से, ट्रिपल बॉन्ड से, है ना। और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से। अब बाद में क्या होगा? ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा और नए बॉन्ड बने, और फाइनली क्या हो गया? तो इसे तो हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। आपके ये बहुत काम आएगा केमिकल काइनेटिक्स का मैक्रोस्कोपिक प्रोस्पेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैक्रोस्कोपिक में आपको पढ़ना होता है अरिहीनियस इक्वेशन, है ना, मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, अरिहीनियस इक्वेशन, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ना है आपको, ठीक है, ये काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। एक्टिवेशन एनर्जी भी पढ़ना है ना, और केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आपको आएगी। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज अपन यहीं पे छोड़ते हैं।